सबकी नजर अब डर्टी ट्रिक्स पर अटक गई होगी, लेकिन इससे पहले कि मैं सुधांशु जी पर से उस पर सवाल करूं, मनीष जी मेरा पहला सवाल आप ही से है। कांग्रेस पार्टी इतनी कंफ्यूज क्यों है सर? बीते दिन आपने कहा कि आईना दिखा दिया संघ को, आप आज सवाल दाग रहे हैं कि आपने सम्मान दे दिया संघ को। क्या किया दादा ने? देखिए अंजना जी, एक लोकतांत्रिक संगठन में किसी भी वाक्य के ऊपर अलग अलग राय हो सकती है। तो हमारे जो सहयोगी है श्री रणदीप सुरजेवाला जी, उन्होंने एक अधिकृत राय जो कांग्रेस पार्टी की है वो आप लोगों के समक्ष रखी है। मेरी राय उससे कुछ भिन्न है, और वो इसलिए भिन्न है क्योंकि मैं श्री प्रणब मुखर्जी से ये जानने की जिज्ञासा रखता हूँ कि अगर आपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो इनविटेशन था उसको स्वीकार किया, तो उसके पीछे आपकी मंशा क्या थी? क्योंकि मुझे याद है कि 80 और 90 के दशक में कांग्रेस पार्टी में प्रशिक्षण शिविर लगा करते थे, हर राजनीतिक पार्टी में लगते हैं, और उन प्रशिक्षण शिविरों में जो एक बहुत मुख्य और बहुत ही मुखर वक्ता हुआ करते थे वो श्री प्रणब मुखर्जी थे। और अमूमन वो जिस चीज़ के ऊपर अपना प्रवचन देते थे या भाषण करते थे, वो कांग्रेस और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जो विचारात्मक फर्क है, उस विचारात्मक फर्क को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बताने की कोशिश करते थे। तो मैं उनसे ये जानना चाहता था कि अगर आपका ये मानना है, और उस समय था, कि हमारा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक विचारात्मक फर्क है, उसके साथ साथ आप उन दोनों सरकारों के में मंत्री रहे जिन सरकारों ने 1975 में और आपके 1992 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर प्रतिबंध लगाया। उसके साथ साथ आपने वो जो बुराड़ी का कांग्रेस का रेजोल्यूशन था कांग्रेस की प्लीनरी पे, जिसमें हमने कुछ बहुत ही एक कठोर स्टैंड आरएसएस के प्रति लिया था, उसको आपने प्लीनरी सेशन के समक्ष रखा। तो इस सारे घटनाओं को संज्ञान में लेते हुए, एक परिप्रेक्ष्य में लेते हुए, मैं सिर्फ जानना चाहता था उनसे, मैं सिर्फ उनसे जानना चाहता था कि अगर उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दफ्तर जाने का फैसला किया, और मैं ये बात कहना चाहता हूं कि मुझे उनके वहां जाने पे कोई आपत्ति नहीं है और ना ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से कोई बैर है। मैं सिर्फ उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर उनका हृदय परिवर्तन हुआ है, या उनकी मंशा बदली है, या उनके मन में कोई ऐसा विचार उत्पन्न हुआ है जिसके कारण उन्होंने ये निमंत्रण स्वीकार किया, क्योंकि श्री प्रणब मुखर्जी कांग्रेस या जो धर्मनिरपेक्ष विचारधारा है उससे जुड़े हुए ऐसे पहले व्यक्ति नहीं हैं जिनको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने आमंत्रित किया। मुझे याद है जब 1999 में मैं भारतीय युवक कांग्रेस का अध्यक्ष था, एक बड़ा प्रचंड प्रदर्शन हमने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय पे नागपुर में किया था। श्री माधवराव सिंधिया उस समय जीवित थे, वो और बाकी कांग्रेस के बहुत सारे नेता उसमें गए थे। उसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने खुद निमंत्रण मुझे दिया था कि भाई आप आइए, हमको समझने की कोशिश कीजिए। हमने वो निमंत्रण नहीं स्वीकार किया, श्री प्रणब मुखर्जी ने वो निमंत्रण स्वीकार किया। एक मिनट। तो इसलिए उन ट्वीट्स के पीछे मंशा ये थी कि मैं उनसे जानना चाहता था। आपको लग रहा है दादा पलट गए? देखिए, पलटे या नहीं पलटे, इसका जवाब उनको देने दीजिए। संघ का असर है या कांग्रेस का ही असर है? प्रधानमंत्री बनाया नहीं आप लोगों ने, कहीं वही टीस तो नहीं है? देखिए, ऐसा है कि मैं इस चीज को इतना हल्का नहीं करना चाहता कि किसी राजनीतिक एम्बिशन से इसको जोड़ के देखा जाए। कुछ सवाल मेरे मन में थे, मैंने उनके समक्ष रखे हैं, अगर वो जवाब देंगे तो ये बात आगे बढ़ेगी। सर जरा बताइए, सर आप दिमाग का जो लैबोरेटरी है बीजेपी का उसको खोलिए और जरा बताइए कि कौन सी बिसात ये बिछा रहे हैं सर आप लोग। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो संघ का पूर्ण गणवेश होता है, कल आप लोगों ने टीवी पे भी देखा होगा, उसमें दंड भी शामिल है, दंड। और जो कल के सर्वाधिकारी थे, मैंने कल भी आपसे कहा था, मैं उनको 30-32 साल से जानता हूं, बहुत बढ़िया दंड चलाते हैं, सरदार गजेंद्र सिंह जी। अब देखिए उसको सामान्य भाषा में क्या कहते हैं ये लोग? लाठी।
और आपको पता है कभी कभी लाठी की चोट ऐसी होती है कि आवाज तो नहीं होती, चोट बहुत गहरी होती है। ऐसा ही कुछ कुछ कांग्रेस के साथ हो गया है। आज चाहे मनीष जी कुछ बोलें, सुरजेवाला जी कुछ बोलें, शर्मिष्ठा मुखर्जी कुछ बोलें, पर इनके ऊपर तो वही वाली मसल लागू होती है कि दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। अब मैं कुछ बात यथार्थ कहना चाहूंगा। देखिए, जैसा भी मनीष जी ने कहा कि किसी भी प्रकार के संवाद में कोई समस्या नहीं थी। आज से नहीं, 1934 में महात्मा गांधी संघ के वर्धा शिविर में गए, 1948 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गए, 1962 के चीन के युद्ध में पंडित नेहरू ने संघ की भूमिका की भूरी भूरी प्रशंसा की। वही पंडित नेहरू की सरकार जिसने प्रतिबंध लगाया था, पर जब देश के लिए वक्त आया संघ ने इतनी ज्यादा काम किया कि प्रशंसा की। 1965 के पाकिस्तान युद्ध के समय द्वितीय सरसंघ चालक श्री गुरु जी को लाल बहादुर शास्त्री जी ने बुलाया। 1983 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय में मीनाक्षीपुरम में एक घटना हुई, भारी संख्या में दलित मुस्लिम बन गए। तब संघ ने विषय को उठाया, इंदिरा जी ने हस्तक्षेप किया और वो वापस आए। विवेकानंद रॉक के उद्घाटन के समय संघ के अधिकारियों के साथ इंदिरा जी भी डायस पर थी। वो तो ठीक है सर, सुनिए, मैं एक मिनट, नहीं, एक पूरा वाक्य पूरा हो जाने दीजिए। लैब राजीव खोलिए ना गांधी सर। जी, अब बता रहा हूं, लैब ही तो बता रहा हूं अभी। राजीव गांधी जी देवरा बाबा तक से मिले थे और नरसिम्हा राव जी के बारे में तो ये लोग कहते थे कि वो तो इतने ज्यादा भाऊराव देवरस से जुड़े हुए हैं कि उनकी धोती के नीचे हाफ पैंट है। यानी साफ बात यह हो गई कि संवाद में कोई कमी नहीं थी। सारी समस्या राहुल सोनिया के युग में आई। तो ये लैब की जरूरत इनको है। जब इन्होंने इतना ज्यादा घृणा, वैमनस्य, हिंदू आतंकवाद और इतना तक कर दिया कि 2014 की ए.के. एंटोनी कमेटी की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, उसने खुद कह दिया कि कांग्रेस की हार का बहुत बड़ा कारण यह था कि उनकी एंटी हिंदू इमेज बन गई थी। तो ये राहुल सोनिया कांग्रेस के कारण यह संवादहीनता की स्थिति आई। और कहीं ना कहीं प्रणब मुखर्जी जी वो पुराने कांग्रेसी हैं और आज की कांग्रेस की राजनीति के सबसे वरिष्ठ, परिपक्व और अनुभवी व्यक्ति हैं। तो मुझे लगता है उन्होंने वही पुरानी संवाद की परंपरा के अनुसार काम किया है और उसके बाद जो भी होना था, अब कुछ नहीं हो सकता। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनकोय, रहीमन बिगड़े दूध को मथे न माखन होए। चलिए, कांग्रेसी बीजेपी को इतना पसंद आ सकता है, उसका एग्जाम्पल अब है प्रणब मुखर्जी। एक सरदार पटेल का जिक्र होता था और अब प्रणब मुखर्जी की विरासत। जरा वो फोटो दिखाएं, जरा वो फोटो दिखाएं सर। डर्टी ट्रिक्स पे एक सवाल कर लूं? नहीं, मैं ये फोटो एक सेकंड सर, जिसने ट्वीट किया है। अंजना जी, इसका जवाब दे दूं मैं। देखिए, सुधांशु जी ने संघ का जो इतिहास है उसका बखान किया है, उसको विस्तृत तौर पे हमारे सामने रखा है, पर उसके साथ साथ कुछ और वास्तविकताएं भी हैं, जो वास्तविकताएं शायद सुधांशु जी कहना नहीं चाहते या जान के हमसे आलोप रखना चाहते हैं। वास्तविकता ये भी है कि संघ ने ये फैसला किया था कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में वो भाग नहीं लेंगे। वास्तविकता ये भी है कि जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है उसको संघ ने स्वीकार नहीं किया था और 26 जनवरी 2002 को पहली बार नागपुर में जो राष्ट्रीय ध्वज था वो आरएसएस के मुख्यालय पे फहराया गया था। वास्तविकता ये भी है कि भारत के संविधान को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने स्वीकार नहीं किया था और जब भारत का संविधान लिखा गया था और उसको एक्सेप्ट कर लिया था, तो अगर आप ऑर्गेनाइजर के लेख जाके पढ़िए तो बहुत तीखी आलोचना कि ये अंबेडकर का संविधान है, ये मनुस्मृति के अनुसार नहीं है और इसलिए ये हमको स्वीकार नहीं है। ये सब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने इस लंबे इतिहास में एक ये भी इतिहास रहा है। प्रणब जी ने तो लेकिन चले गए वहां पर और प्रशंसा कर दी। देखिए, महान सपूत हेडगेवार को कहा भारत की मिट्टी का। जहां तक श्री प्रणब मुखर्जी का सवाल है, श्री प्रणब मुखर्जी खुद इस बात का जवाब शायद किसी समय देंगे क्योंकि उनकी क्या मंशा थी, वो क्यों गए। और दूसरी बात ये है, देखिए वो आज एक आजाद नागरिक है, तो आज उनको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ निमंत्रित करता है, वो वहां चले गए। शायद कल उनको अगर जमायते इस्लामी हिंद आमंत्रित कर ले तो वहां भी जा सकते हैं, क्योंकि जो राष्ट्रीयता का भाषण उन्होंने कल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में दिया था, वही राष्ट्रीयता का भाषण बहुत अच्छा जमायते इस्लामी हिंद की बैठक में भी फिट बैठता है। और आज तक के कॉन्क्लेव में अगर इनवाइट करेंगे आप तो उसमें भी बिल्कुल सही बैठेगा। मैं मनीष जी को याद दिलाना चाहता हूं, मनीष जी को याद दिलाना चाहता हूं, उन्होंने भाषण कहां से शुरू किया? उन्होंने कहा महाजनपद युग से, यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, उसके बाद मौर्य एम्पायर, उसके बाद अशोका, उन्होंने गुप्ता एम्पायर का उल्लेख किया। फिर उन्होंने कहा मुस्लिम रूल
एंड ब्रिटिश रूल, यानी वही जो हम कहते हैं ये राष्ट्र 1947 में नहीं बना, ये सनातन राष्ट्र है, चिरंतन राष्ट्र है, हजारों साल पुराना राष्ट्र है। प्रणब ये मुखर्जी की थ्योरी विचारधारा बदल गई क्या? ना मैं वही तो कह रहा हूं। आप मैंने सुनिए, claim वो कर जमाते लीजिए इस्लामी में सराज। कैसे फिट बैठेगा भाई? आप ये कह रहे हैं कि ये तो आपकी लोग कहते विचारधारा। थे ये देश वो है जिसे अंग्रेजों ने बनाया, ये देश वो है जिसे अकबर ने बनाया। मगर प्रणवदा ने तो क्या बोला, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से देश यथावत चला रहा है। तो आईना किसको दिखा है? अब भाई देख के कोई ना देखना चाहे तो उसे क्या कह सकते हैं। चलिए, हम जो आपको दिखाने वाले हैं वो आपको देखना ही पड़ेगा। शर्मिष्ठा मुखर्जी जी की तस्वीर है पीछे और उनका दर्द निकला है कुछ इस अंदाज में, जो ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल इस ट्वीट पर उन्होंने लिखा है कि पिताजी, मैंने कहा था कि इसी तरह से बीजेपी का डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट काम करेगा। जिस शख्स ने इस इमेज को पोस्ट किया है उसको अमित मालवीय तक आपके मीडिया सेल के हेड फॉलो करते हैं। ये क्या है? ये क्या है? कौन आपको इजाजत देता है कि आप किसी की तस्वीर के साथ खिलवाड़ करें? देखिए, मैं मानता हूं कि इस प्रकार की जो भी हरकत किसी ने की वो ओछी हरकत है, निंदनीय है, और उससे वो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पूरे देश ने टीवी पर देखा कि प्रणब मुखर्जी जी किस मुद्रा में खड़े थे, किस वेशभूषा में खड़े थे। इस पे तो उनको बड़ी समस्या हो रही डर्टी ट्रिक्स की। मैं तो पूछना चाहता हूं, आज प्रधानमंत्री जी की हत्या के षड्यंत्र की बात का जो खुलासा हुआ है, उसके बाद कांग्रेस के आधिकारिक प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला जी की जो प्रतिक्रिया है और संजय निरुपम ने जिस प्रकार का वक्तव्य दिया है, जो घृणित वक्तव्य दिया है कि साहब पॉपुलैरिटी कम होती तो इस प्रकार की बात करते हैं, ये कौन सा डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट है? मुझे तो इसका जवाब चाहिए। मुझे लगता है कि अब वो वक्त आ गया है जिसका जिक्र हम कर सकते हैं। सुनाते हैं आपको संजय निरुपम ने इस पर क्या कहा है और गृह मंत्री राजनाथ सिंह इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं। कुछ ही देर में हम आपको ये सुनाएंगे कि उन्होंने क्या कहा है। लेकिन अब मुझे लगता है कि अगर आप लोगों को भी सवाल पूछना है तो आप अपना हाथ उठा सकते हैं। देखिए, अभी आप खुद ही कह रहे थे सर कि प्रणब मुखर्जी एपॉलिटिकल है, उनको जहां जाना है वो जा सकते हैं। फिर आप लोग पीछे से क्यों इतना परेशान क्रिएट कर रहे हैं? अंजना जी, मैंने ये नहीं कहा कि श्री प्रणब मुखर्जी एपॉलिटिकल हैं, गैर राजनीतिक हैं। मैंने ये कहा कि वो एक आज़ाद नागरिक हैं। कल तक वो कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे, कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए थे, शायद आज भी जुड़े हुए हैं। फिर राष्ट्रपति थे, और जो राष्ट्रपति की एक मर्यादा होती है उसके अनुकूल राजनीति में भाग नहीं लेते थे। आज वो स्वायत्त हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं। तो इसलिए ये कहना कि भाई यहाँ क्यों गए, वहाँ क्यों गए, वो सवाल नहीं है। पर जिस संगठन के साथ आपके विचारात्मक मतभेद रहे 45 साल आपकी राजनीतिक जिंदगी में, अगर आपने वहां जाने का फैसला किया है तो शायद देश ये जानना चाहता है या जानने का हकदार है कि इस फैसले के पीछे आपकी मंशा क्या थी।